नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन हब। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, जिसमें आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि इससे पहले हमने पहला अध्ययन पूरा कंप्लीट हमने कर लिया है, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और उसके बाद में दूसरा अध्याय जो कि आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर। जैसे ये तुषार नाम का बच्चा लड़का है, तो ये दिल्ली से चेन्नई जा रहा था एक रिश्तेदार की शादी में। तो रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई थी, जहां पर वो बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया था। तो जो ट्रेन है वो थोड़ी तेजी से दौड़ने लगी, तो पेड़ पौधे खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उनके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू करनी यानी कि शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। पहले ट्रेन आई, उसके बाद में बस कुछ दशक बाद में आई थी। तो सार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे इन सारी जिंदगी की एक तरह ही एक जगह पर ही बिताया करते थे या नहीं? ऐसी बात नहीं थी। ये यानी कि आपके भी थॉट आए होंगे, आपको भी इस प्रकार के। ठीक है, तो ऐसे ही तुषार नाम का बच्चा था, उससे हुआ। तो अब हम इसमें जो बात करने जा रहे हैं वह आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। एक सवाल आपके मन में आएगा कि आखिरकार वो इधर से उधर क्यों घूमते थे। जैसे आरंभिक में क्या हुआ कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप से में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हम उनके बारे में जानते हैं। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए जो आखेटक होते थे वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां व चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे और उन्हीं का क्या करते थे, वो उन्हीं को खाते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। आखेटक यानी कि जो शिकारी है, तो ये तो है नहीं कि ये पूरा जब तक वो जिंदा रहे तब तक भाई उनको एक ही जगह पे पर्याप्त मात्रा में शिकार मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता था। तो ऐसे कई कारण थे उनके, जिसके कारण वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। तो पहला कारण कि अगर वे एक जगह पर ज्यादा दिनों तक रहेंगे तो आसपास के पौधे फलों व जानवरों को खाकर समाप्त कर देंगे, ये भी सही बात है। इसलिए और भोजन की तलाश में वह दूसरी जगहों पर उनको जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या आता है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। यानी कि टोटली यदि आप समझना चाहेंगे इसके अंदर, तो टोटल इसमें यह है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस मकसद से जाते थे? शिकार के मकसद से। या तो कौन जाते थे? जो आखेटक होते थे ये जाते थे, या फिर जाते ये थे। क्यों? पहला तो ये कि वहां पे कम पड़ जाते थे तब जाते थे, और एक दूसरा ये होता था कि जहां पर ये रहा करते थे तो जो जीव जंतु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, जिसके कारण उनके पीछे पीछे ये भी चले जाते थे। ठीक है, और तीसरा कारण ये है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। ऐसा भी होता है कि पेड़ पौधों के जो फल फूल वो अलग अलग मौसम में आते थे, और जो पेड़ पौधे फल फूल हैं वो भी यह नहीं है कि एक ही जगह पर पर्याप्त मात्रा में हो, या क्योंकि कुछ अलग मौसम में रहते थे तो उस वो जगह भी कभी कभी दूसरी रहती थी, राइट। तो वहां पे उनको जाना पड़ता था। चौथा कारण संभव यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे को जीवित रहना संभव नहीं होता। ये आप सभी जानते हैं कि जल है तो कल है। पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों व झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों व नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों व नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे
मौसम में पानी की तलाश के कारण भी इधर से उधर, यानी कि टोटली ये था कि उनको अपने भरपेट अपने जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की कमी के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और उन्हीं से अपना जीवन का निर्वहन वो करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आरंभिक मानव, अब बात करते हैं आरंभिक मानवों के बारे में कैसे पता चलता है। तो पुरातत्वविदों की कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। जो आखेटक जो शिकारी होते थे वो उनका उपयोग किया करते थे, जैसे जीव जंतुओं का जब वो शिकार करते थे तो शिकार के अंदर जो भी उनके उपकरण होते थे वो, जैसे पत्थर, लकड़ियों व हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, क्योंकि पत्थर खराब नहीं होते हैं तो वो उनके जो औजार होते थे वो आज भी आपको मिल जाएंगे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछों के साथ हड्डियों व लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार तैयार किए जाते थे और कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों औजार बनाने में भी किया जाता था, यानी कि लकड़ियां दो प्रकार से, एक औजार भी बनाए जाते थे उनका और दूसरा ये था कि उनको ईंधन के रूप में भी उपयोग लिया जाता था। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं, जिसमें यहाँ पे तो ये क्या दिख रहा है आपको, पेड़ है। पेड़ों के नीचे खुदाई करने के अंदर यानी कि उनकी निराई गुटाई करने में भी काम आते थे और पेड़ों की यानी कि छाल उतारने के भी काम आते थे। ये तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि खोदने के लिए काम आते थे। दूसरे में यहाँ पे आप ये खाल दिख रही होगी, छाल, तो ये जानवरों की खाल के वस्त्र सींचने में भी काम आते थे। पत्थर या जो लकड़ी होती थी उनसे क्या छेद हो जाते थे आसानी से, उनको तीखा किया जाता था उसके बाद में, ठीक है। अब चलते हैं कि रहने की जगह होती थी तो उसका जो निर्धारण होता था वो कैसे होता था, ठीक है। कि मानचित्र दो, अभी ये जो नीचे का मानचित्र ये आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं, यानी कि अभी आपको यहाँ पे इसमें कुछ त्रिभुजाकार दिखेंगे, ये आपको दिख रहे होंगे ये डिब्बे से, तो इनका कुछ अलग मतलब है। तो जो लाल त्रिकोण वाले स्थल पुरा स्थल है वहाँ जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पे खाद्य संग्राहक रहते थे। और इनके अलावा भी और कई स्थान हैं जहाँ पर ऐसे हुआ है। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान पर ही चित्रित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, जैसे अभी आप इस मानचित्र में आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भीमबेटका दिख रहा है आपको, ठीक है। एक तो भीमबेटका हुआ और आपको नीचे की तरफ दिखेंगे इसमें, ये देखिए होंगी आपको दिख रहा है, होंगी दिख रहा है आपको कुरनूल गुफाएं दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये स्पष्टली लिखा हुआ कि पुरा पाषाणिक पुरा स्थल कैसे थे, जो कुरनूल हुई, होंगी हुई, एक भीमबेटका, 3 हो गई। 9 पाषाणिक पुरा स्थल जिनमें देखिए ये जो आपको ऐसा दिख रहे हैं ना, ये वर्गाकार, तो ये थे 9 पाषाणिक पुरा स्थल। महापाषाणिक पुरा स्थल जो ग्रीन वाले आपको गोल गोल दिख रहे हैं, ये देखिए ब्रह्मगिरी हुई, यहाँ पे ये आदिचनलूर हुआ, ये 2 हो गई। फिर आरंभिक गांव थे, आरंभिक गांव जो आपको ऐसे तिरछे दिख रहे हैं, जैसे इनाम गांव हुआ, ठीक है। एक आधुनिक नगर हुए, आधुनिक नगरों में जैसे मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ, ठीक है। तो ये इससे आप जान सकते हैं कि कौन सी चीज थी और कैसे स्थान थे, इनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं और जान सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसी अध्याय के अंदर आगे चर्चा करेंगे, जैसे भीमबेटका के बारे में भी आपने सुना होगा, अभी आपको बताया था कि भीमबेटका क्या था, एक आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिलती है, यानी कि गुफाएं कंदराएं जो पत्थरों के पहाड़ों के बीच में होती है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ पर उन्हें बारिश, धूप व हवाओं से राहत मिलती थी और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास थी। आपसे पूछा जा सकता है कि भीमबेटका की जो पुरास्थल की गुफाएं थी, कंदराएं थी, वो कहाँ पे, नर्मदा घाटी के पास थी। और चूंकि जो पत्थर के उपकरण होते थे ये बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए ऐसी जगह पर लोग ढूंढते रहते थे और अच्छे पत्थर उनको मिल जाता था, जो किस्म उनको चाहिए थी पत्थरों की, तो वो उनको मिल जाती थी। शैल चित्रकला, इनमें आपको क्या पता चलता है कि एक शैल चित्र देखिए, यहाँ पे घोड़ा सा आपको दिख रहा होगा,
जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनकी दीवारों पर कुछ चित्र भी वो अंकित कर देते थे। उनमें कुछ सुंदर उदाहरण जैसे मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र, जैसे जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीवता से चित्रण किया गया है। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा दिखा देता हूँ। ये पत्थर से कि पहाड़ होते थे, इनके बीच में आपको ऐसे कुछ जगह काली काली जगह दिख रही है ना, तो यहाँ पे वो रहा करते थे और यहीं पे उनकी दो यानी कि रहने की भी अच्छी जगह मिल जाती थी उनको, और जो उनको चाहिए होते थे औजार वगैरह के लिए वो भी उनको आसानी से यहाँ पे मिल जाते थे। आगे बात करते हैं पुरास्थल। पुरास्थल सवाल आपके आ सकता है, प्रश्न उठ सकता है कि पुरास्थल किसे कहते हैं। तो उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार और बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। पुरास्थल यानी कि पुराने स्थल वो जहाँ से औजार बर्तन इमारतों जैसी कुछ वस्तुओं के अवशेष मिले उसे पुरास्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में भी उनको वहीं पे छोड़ गए, या हो सकता वो नष्ट हो गए हो। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र व नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में आगे हम जब पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से इनके बारे में जानकारियां मिलेगी कि आखिरकार ये होते क्या थे। ठीक है, आग की खोज। अब देखिए एक बहुत अच्छा आपके लिए आया है, आग की खोज। तो आग की खोज जो अभी मैंने आपको बताया था ना, कुरनूल की गुफाएं, तो ये यहाँ पे क्या हुआ था कि राख के अवशेष मिले थे। प्रश्न उठ सकता है राख के अवशेष कहाँ मिले, कुरनूल गुफाओं में। इसका मतलब ये कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे और आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए व खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, या जैसे सर्दी वगैरह में तपने के लिए। आज जैसे हम आग का कैसे कैसे उपयोग करते हैं उसके बारे में भी हम छोटी सी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे नाम और तिथियां। आपने पहले भी 20वीं शताब्दी वाला जो ईसा मसीह से संबंधित था वो आपको याद होगा, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहा। उसके बाद में दो शब्दों से यानी कि पुरा यानी प्राचीन यानी कि पुराना प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर। तो ये नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि पूरा पाषाण काल की अवधि बताइए, तो आपको यानी कि 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक के दौरान को जो दौर हुआ उसको पूरा पाषाण कहा गया। इस काल में को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक काल, मध्य काल व उत्तर पूरा पाषाण काल युग। तो मानव इतिहास की लगभग 90% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, जैसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मेसोलिथ को मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका जो समय था मध्य पाषाण काल का, तो ये था 12,000 से लेकर 10,000 साल का, 12,000 से 10,000 साल का। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया। लघु पाषाण यानी छोटे पत्थर कहा गया। इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया व आरी जैसे औजार वहां पे मिले उनको। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जा रहे थे। अगले युग की जब शुरुआत आती है तो 10,000 साल पहले से ही होती है। इसे नव पाषाण युग कहते हैं। पहला 20 लाख साल पहले से 12,000 साल, फिर 12,000 से 10,000 और फिर 10,000 से नव पाषाण युग कहा गया। नव पाषाण युग का मतलब क्या होगा, जैसे हमने कुछ स्थानों के नाम आपको दिए थे, तो और आगे भी अध्याय में हम ऐसे नाम आपको मिलेंगे कई जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो, और वो जो नाम आपको मिलेंगे वो आज भी प्रचलित है, और उनके क्या नाम रहे होंगे या उस काल के अंदर क्या क्या विशेषताएं हुई उनके बारे में हम आसानी से चर्चा करेंगे और अध्ययन को हम आगे करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसमें बदलती जलवायु। बदलती जलवायु वाला टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल जो जलवायु है उसमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। हाँ, और उसकी वजह से कई परेशानियों का सामना करना हमको पड़ रहा है। बदलती जैसे लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए
और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे क्या हुआ, वहाँ पे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। भाई मैदान, घास वाले मैदान होंगे तो उनको खाकर जिंदा रहते हैं। भाई जो भी जानवर है उसकी जो जो उसको चाहिए खाने के लिए, पेट पूजा के लिए, तो वो यदि वहाँ पे मिलते हैं उस क्षेत्र में तो वो वहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आते थे और वो भी वहीं पे रहा करते थे, वहीं पे खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो, और साथ ही इस काल में मछली का भी भोजन क्या था, महत्वपूर्ण एक स्रोत बन गया था मछली। खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत आपको ये भी जरूरी है जानने के लिए। इसी दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। देखिए बहुत पहले शायद महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों को इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख गए। भाई इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। भाई एक बार उन्होंने बोया, उनको पता लगा भाई हाँ ये कुछ होता है, फिर जैसे उन्होंने देखा भाई ये इतने महीने में ये तैयार हो जाता है, फिर भाई इनको काटते हैं, ऐसे ऐसे यूज में लिया जाता है। ऐसे करते करते वो क्या हो गए, कृषक बन गए। ठीक है, तो इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर कर उनको पालना शुरू कर दिया, पालतू बनाया होगा। या सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया है वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था, कुत्ते का जंगली पूर्वज। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नजदीक आने के लिए उत्साहित करने लगे, और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और धीरे धीरे वो क्या हो गए, पशुपालक हो गए होंगे। देखिए ये कंफर्म नहीं है, ये एक हम सोच सकते हैं इनके बारे में कि ऐसा हुआ होगा। क्या ऐसा हुआ होगा? जैसे बसने की प्रक्रिया, तो बसने की प्रक्रिया में जिसे लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने की बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया था कि पौधे उन्होंने उगाए हैं, जानवरों की देखभाल की और वो वहीं पे बस गए, तो ये एक प्रक्रिया हो सकती है। अपनाए गए पौधे या जानवर अक्सर जंगली पौधों व जानवरों से भिन्न होते थे। भाई जो पौधे आप उगाते हैं तो वो डिफरेंट है कि नहीं? अभी हम जो पेड़ पौधे उगाते हैं वो जंगली पेड़ पौधों से भिन्न है। इसकी वजह से जो बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे और जानवरों का लोग चयन करने लगे। और जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम समझना चाहें उन्हीं को, कैसे कि उदाहरण के तौर पर यह है कि जानवरों का और पौधों का जो चयन करते हैं उनकी बीमारी होने की संभावना कम होती है, यानी कि बीमार होने की संभावना कम होती है। और यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जो बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, या साथ ही जिनकी मजबूत टंडले अनाज के पके दोनों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है, फिर उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। यानी कि ऐसे पौधे उगाते थे जो मानव की आवश्यकताओं के लिए उपयोगी होते थे। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था और आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देख सकते हैं कि पाले गए जानवरों, कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। और मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत व सींग छोटे होते गए। इन दांतों को आपको देखना, ये दांत आपको यहाँ पे शो कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये छोटे दांत हैं, ये जो पालतू हैं, और ये हैं जो जंगली हैं, ठीक है। तो बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, करीबन 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं, और इसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। यह आपसे सवाल बन सकता कहीं पे भी, या आपको ये जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक में ये है थे क्या। एक नवीन जीवन शैली में जैसे अनाज के उपयोग होते थे उनके बारे में। जैसे तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो
तो आप क्या पाओगे उसमें कि वो विकसित होने में कुछ थोड़ा सा वक्त लग जाता है, और किस दिन कुछ महीने या फिर साल भी लग जा सकते हैं, इसमें लग जाते हैं कभी भी। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना भी पड़ा। यानी कि जब पेड़ पौधों का आप ये नहीं है, फसलें अलग होती है और जो पेड़ पौधे अपन यूज वाले जो पालतू कुछ अलग पेड़ पौधे लगाते हैं, तो आपको पता है फसलें तो कुछ समय के अंदर ही वो तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे पेड़ पौधे हैं बड़े बड़े, जैसे फल फूलों के पेड़ पौधे आप उगाते हैं तो उनको कई साल लग जाते हैं, तो जिसके कारण जो लोग थे वो बसने की प्रक्रिया उनकी बदल जाती थी और वो वहीं पे रहा करते थे, और जैसे वो उसमें घुल मिल जाते थे। ठीक है, और अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके कारण भंडारण की बात सोचनी पड़ी है। जैसे जो अनाज हुआ उनको बीज के रूप में भी यूज में लेते हैं, क्योंकि इस बार आप पूरे को खा जाओगे तो कल क्या खाओगे, तो उसके लिए बोने के लिए बीज तो चाहिए। खाद्य के रूप में यानी खाने के लिए, उपहार के रूप में हम किसी को देते थे, और भंडारण के लिए कि आगे के लिए भी बचाकर हम रखते थे। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता था। और इसी के अंदर जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे सामने एक और जानकारी हम ले लेते हैं इससे, कि जो इलाकों में लोग मिट्टी के बड़े बर्तन बनाते थे, यानी कि मिट्टी के बर्तन, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा, ऐसा हो सकता होगा, होता हुआ होगा, ये अपन कल्पना कर रहे हैं, फिक्स नहीं है। जैसे क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं या उनका प्रयोग करते होंगे? इसका जवाब और कारण आपको बताना है या सोचना, अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना है। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, यानी कि जानवर बच्चे पैदा करते थे, जानवर बच्चे देते थे और उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही थी, साथ में उससे जो दूध प्राप्त होता था वो भी बढ़ता था, और भोजन का जो दूध उनसे मिलता था वो एक अच्छा स्रोत रहता था, आदमी के स्वास्थ्य के लिए और आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो यही जानवरों से मांस भी मिलता था। दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन के लिए भंडारण का एक तरीका था। ये इनके अतिरिक्त क्या क्या मिलता होगा ये आप चर्चा कर सकते हैं। अब हम आकर इसके बारे में बात करते हैं कि आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करना आपको। ठीक है, जैसे मानचित्र 2 अपने पढ़ा था, आपको पता होगा, जिसमें अपन ने प्रारंभिक पाषाण, वो चीजें, नव पाषाण युग, ऐसे बारे में पढ़ा था। तो आपको नीले रंग भी उसमें दिखाए होंगे। ठीक है, तो वहां पे प्रत्येक बिंदु की उस जगह को दर्शाता जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। चौकोर वाले डिब्बे थे ना, उसकी बात कर रहे हैं। कौन से, एक बार आपको वापस से दिखा देता हूं मैं। ये जो भी इसके अंदर आपको दिख रहे हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। यहाँ पे लोग कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार के लोगों के बारे में जानकारी मिली थी और उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए इसी के संबंध में हम थोड़ा सा आगे अध्ययन बढ़ते हैं, अध्ययन करते हुए। तो ये पशुपालकों के साक्ष्य वहां पे उनको मिले हैं, और ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, यानी कि पूरे भारत देश के अंदर ऊपर ये आपको मिलते हैं। बाहर भी कई जगह ऐसी है, वहां पे ऐसे मिलते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था, पश्चिम उत्तर। पश्चिम यानी कि इस तरफ वाला हुआ, राजस्थान वाला पश्चिम, और उत्तर यानी कि ऊपर वाला, तो इस क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो वहां पे ये अधिकतर आपको मिले हैं, और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। ये तो हुई महाद्वीप की बात, पश्चिम उत्तर तो, और आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। दक्षिणी भारत की बात हो रही है, तो भारत के अंदर कहां पे, इस तरफ से लेकर इस तरफ से, यानी कि नीचे की तरफ की बात हो रही है। नीचे और थोड़ा इस तरफ, पूर्व और दक्षिण, ऐसे। ठीक है, वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों पशुपालकों की बस्तियां थी, यहां नहीं या नहीं, ऐसा आपके सामने ये है कि ऐसा था नहीं। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं वो इनका अध्ययन करते हैं, और सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। ऐसा हो सकता है कि कहीं भयानक ऐसी आपदाएं आ गई होंगी जिसके कारण वो जल गए होंगे, या वैज्ञानिक इन अनाजों और दोनों की पहचान कर सकते हैं। और इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जा रही होगी।
वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वो इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसा कैसे होता होगा। चलिए स्थायी जीवन की और अब हम चलते हैं। भाई इतनी तो हमने बात कर ली, थोड़ा स्थायी जीवन की बात कर लेते हैं। जो तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों व झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, यानी कि वर्तमान कश्मीर को पहले बुर्ज होम कहा जाता था, और ये मिला। तो यहाँ पे लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता था। गर्तवास यानी कि गड्ढे के अंदर निवास। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, और अभी भी आपने देखा होगा जैसे गड्ढा होता है, ठीक है, अपन तलघर कहते हैं या अंडरग्राउंड कहते हैं, राइट। ग्राउंड के अंदर नीचे यानी कि जमीन के नीचे बनाए जाते हैं। जैसे ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर व बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। जो पुरातत्व स्थल मिले हैं वहां पे ऐसी जगह मिली जिसके अंदर और बाहर झोपड़ियों के दोनों तरफ ही जगह मिली है जहां पर आग जलाने की मिली। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर व बाहर खाना पकाते होंगे। जिसे और एक गर्तवास का जो चित्र है वो आपको बनाना है यदि, और आप अपने दोस्तों के साथ में इस पर चर्चा करना है कि ये गर्तवास जो आप पढ़ रहे हैं आखिरकार ये था क्या और कैसा होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आपको बनाना है। एक गर्तवास का चित्र आपको बनाना है। तो बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, जिसमें से कई ऐसे औजार है जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें भिन्नताएं भी पाई गई है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना जाता है। 12 जो 10,000 वर्ष के बाद की बात कर रहे हैं भी अपन। इनमें औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, और औखली व मूसल की प्रयोग अनाज व वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था, और ये अभी भी किया जाता। आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे ना तो आपको अनाज या वनस्पति जैसे मिर्ची या औखली, आपने सुना होगा औखली के अंदर क्या करते हैं अपन, जैसे चाय वगैरह बनाते हैं तो अदरक अपन कूटते हैं औखली के अंदर, ठीक है। और औखली एक अपन घर के अंदर हमारे गांव में निवास करते होंगे तो ये खिचड़ी वगैरह बनाते हैं तो वो उसी के अंदर कूटते हैं, ठीक है। और मूसल ये भी आप जानते हैं। तो ये औखली और मूसल का प्रयोग, ये दोनों यानी कि औखली के अंदर मूसल से कूटा जाता था, ये वही है। तो ये आप समझ सकते हैं। और ऐसे ही कुछ अभी भी आपके पत्थर या मिट्टी, गांव में आप गए होंगे तो वहां पे मिट्टी जो मिर्ची होती है ना, जैसे साबुत मिर्ची, पूरी साबुत मिर्चियां, लाल मिर्चियां, वो सुखाई जाती है, राइट। सुखाने के बाद में अपन क्या करते हैं, गाँव के अंदर ये जो अपन पैकिंग वाली आती है ऐसी बहुत कम मिलती है, लेकिन आजकल फिर भी गाँव के अंदर बहुत नाम मात्र का आपको मिलता है कि वो पीस लेते हैं उस मिर्ची को भी। लेकिन जो नहीं पीसा जाता, चटनी बनाते हैं तब वो उस मिर्ची का, तो उसका स्वाद कुछ अलग ही आता है, और उस जमाने में उनका प्रयोग अधिकता से किया जाता था। जैसे ये पत्थर आपको दिख रहे होंगे, देखिए लोडी दिख रही है कि नहीं, गोल सी, इसको ऊपर से पकड़ेंगे और ऐसे। तो ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरण आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपके घर पे भी मिल जाएंगे यदि आप ग्रामीण इलाकों से हैं, तो वहाँ पे आज भी भरपूर मात्रा में ये ऐसे मिलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसी में। जैसे आपको ये चरा दिख रहा है एक, तो ये पात्र है जो पहले नवपाषाण युग के मिट्टी के बर्तनों में कभी कभी अलंकरण भी किया जाता था, और बर्तनों के उपकरण चीजों को रखने के लिए किया जाता था। जिससे धीरे धीरे बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी किया जाने लगा, जैसे चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, और इसके साथ साथ लोग कपड़े भी बुनने लग गए थे। इसलिए इसके लिए क्या हुआ था कि कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। पहले ऐसे भी हुआ करते थे कि कपास जैसे पौधे भी वो उगाते थे। जैसे उसी के साथ में क्या हुआ कि क्या परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए होंगे, ऐसी बात नहीं है कि एक जगह एक साथ आता है। भाई धमाका एक साथ थोड़ी होती है, कोई बम थोड़ी है जो आपने हर जगह पे सेट कर दिया और लो भाई हो गया। कई जगहों पर पहले आया होगा, कई जगहों पर उसके बाद में आया होगा। आगे की ये परिवर्तन एक साथ आए होंगे, एक सवाल है। ऐसी बात नहीं है कि एक तरफ ये जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोग हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे।
ऐसा है कि हर जगह कभी कभी ये भी मालूम नहीं हुआ, क्योंकि भाई जैसे जैसे कुछ ना कुछ लोगों को मिलता जाता तो कुछ ना कुछ करने की उनमें लालसा रहती है, ठीक है। तो कुछ कुछ करते रहते थे और वैसे ही लोग अपनी कार्यों को ऐसे बढ़ाते रहते थे। अब चलते हैं कि जैसे ही हम पढ़ते जाएंगे ना इसमें, तो आपको एक चीज मिलेगी, क्या कि लोगों के अंदर का क्या रहा कि सूक्ष्म निरीक्षण हुआ। सूक्ष्म निरीक्षण कैसे? जैसे मानचित्र 2 अपन ने पढ़ा था, वो मानचित्र बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसमें मेहरगढ़ आपको ढूंढना है, ठीक है, या आप जान सकते हो, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हैं। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। कौन सा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इलाके में सबसे पहले गेहूं जौ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा था। कहां पे? मेहरगढ़। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में चारों ओर उससे ज्यादा कमरे इस प्रकार से आपको मिला है वहां पे, यानी कि कुछ अवशेष मिले, उसके मुताबिक ही बताया जा रहा आपको। आगे, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। सम्मान जताते तो लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी लोग जीवित रहते हैं, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ खाने का सामान रखे जाते हैं, लेकिन आज इनको अंधविश्वास माना जाता है, ठीक है। मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है और वहां पे कुछ सामान लेके जाते हैं। जैसे मेहरगढ़ में कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं, ऐसा नहीं कि हम ऊपर से सोच रहे हैं, अपने को इससे सबूत मिले हैं। मेहरगढ़ का जो अभी आपको बताया ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो वहां पे कुछ ऐसी मिली है जहाँ पे ऐसे कुछ अवशेष वहां पे मिले हैं। जैसे एक मृतक के साथ में एक बकरी को दफनाया गया है, तो वहां पे संभवतः हो सकता है कि खाने के लिए रखा होगा, या संभवतः हो सकता है कि वो व्यक्ति है उसका लगाव उस बकरी से ज्यादा हुआ होगा, यानी कि वो उसी की संपत्ति हुई होगी, तो उसे इसलिए भी दर्शाया गया होगा। जैसे अब आपको यहाँ पे दिख रहा है मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है यहाँ पे, अब आप आराम से समझ पाएंगे। तो इसमें बकरी के कंकाल को आप पहचान सकते हैं, बकरी का कंकाल रहा और ये व्यक्ति रहा, तो उसके साथ में इसको भी दफना दिया। ऐसा अवशेष मिले हैं और ऐसा रियलिटी में हुआ होगा। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, ये आपके लिए एक छोटा सा है कि आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये फ्रांस में गुफा की एक चित्रकारी है। आ गया? तो एटलस ये आपको देखना है तो आप एक मानचित्र में आप फ्रांस ढूंढ सकते हैं और वहीं पे है ये। तो ये चित्र फ्रांस की एक गुफा का है और उस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। देखिए, छात्रों ने की है। तो ये चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। कई जानवरों के ऐसे चित्र हैं जिनमें घोड़े, जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा व सूअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ऐसे कुछ अवशेष वहां पे मिले हैं, वहां पे चित्र उनको मिले हैं पत्थरों पर फ्रांस में। इन रंगों को लोहा, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभवतः है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा, या फिर ये उनकी कला थी कि वो इस प्रकार से लिखे। तो ऐसा हुआ करता था वहां पे, ठीक है, कि कुछ चित्र वगैरह वहां पे मिलते थे उनको, जहां पर वो निवास करते थे ना, अभी आपको बताया है, तो उन्हीं की जगह की बात हो रही है ये। आगे बात करते हैं इसी के अंदर एक नवपाषाणिक पुरास्थल की। जैसे आप तुर्की को ढूंढ सकते हैं आपके मानचित्र में। नवपाषाण युग के प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में आप लिख सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छे पॉइंट है जो आपको कुछ कुछ पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे है कि ये आप कहीं पे भी चिपका सकते हैं इनसे संबंधित। जैसे नवपाषाण युग की बात हुई हो तो वहां पे आप ये चिपका सकते हैं, और वहां पे अच्छी है कि आपके पास में नॉलेज हो इसकी। एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई गई थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियों तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय
तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था और लोग सामान या को खुद या फिर जानवरों की पीठों पर लाद कर ले जाया करते थे। तो ऐसा आप जान सकते हैं। आप कुछ उपयोगी शब्द जैसे आखेटक खाद्य संग्रह यानी कि शिकारी से हुआ, पूरा स्थल जहां से जानवरों बिल्डिंगों इस प्रकार के मिले, उद्योग स्थल जहां पर उद्योग थे, आवासीय स्थल जहां पर रहा करते थे, पुरा पाषाण पुराने पत्थर हुआ, मध्य पाषाण बीच का हुआ, लघु पाषाण जो छोटे, कृषक किसान हुआ, पशुपालक जो पशुओं को पालते थे, और नव पाषाण युग और एक कब्र जिसमें व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे दफनाया जाता था। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य पाषाण युग जो 12,000 से 10,000 साल पहले हुआ। बसने की प्रक्रिया आरंभ कैसे कब हुई? 12,000 साल पहले। और नव पाषाण युग कहाँ से हुआ? 10,000 साल पहले से। और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ 8,000 साल पहले। तो इस प्रकार से आपको ये अध्ययन है, तो इसके अंदर कुछ ज्यादा ये नहीं था, कुछ चीजें आपको इसमें 2-4 चीजें से ज्यादा आपको यहाँ पे मिली है कि जिनके बारे में आपको पता रखना है। और कुछ ये जो मानचित्र आपको दिख रहा है इसमें भी आप बहुत सारी चीजें आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसा कोई ज्यादा लोड लेने का है नहीं इनमें, इसको आप बढ़िया मस्ती से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मेरा उद्देश्य है कि जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं तो आप आसानी से खोल के आपके सामने किताब आ जाएगी। ठीक है, किताब, और जैसे आपको पता होगा क्योंकि ये आप किताब में भी पढ़ सकते थे, लेकिन किताब में क्या होता है, आप जैसे फोन में कुछ चीजें देखते ना तो वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाती है और आपके दिमाग में वो चीजें छप जाती है। ठीक है, इसीलिए तो आप आसानी से इनको पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और रेगुलरली मैं वीडियो लेकर आऊंगा। कोशिश करूंगा कि कक्षा 6 से 12वीं तक की पूरी विषयों को हम कंप्लीट करें, जिनसे आप आसानी से पढ़ सकें और आप अपने जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आप अंक प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।